अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने जो है ना पार्ट कर लिया था हेमाटोपोइटिक एंड लिम्फोइड सिस्टम में से जो आरबीसीज़ का पार्ट था वो हमने कर लिया था। उसमें मेनली क्या थे, अनीमियाज़ थे। सो अनीमियाज़ हमने हर तरह के कर लिए थे, ठीक है। ये सारे अनीमियाज़ जो है ना यहाँ तक है। उसके बाद पार्ट आता है वाइट सेल डिसऑर्डर्स का। वाइट सेल डिसऑर्डर्स में उन्होंने दिए हुए नॉन न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर और न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर। सो जो मेनली इसके अंदर है वो है न्यूप्लास्टिक। अब न्यूप्लास्टिक वैसे जो ज़्यादा कॉमन होते हैं वो ये होते हैं कि ल्यूकोपीनिया हो सकता है पेशेंट को, या फिर रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, या फिर रिएक्टिव लिफ एडिनाइटिस हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इनका कोई जो है न्यूप्लेजिया नहीं हुआ, नॉर्मल सेल्स ही हैं, लेकिन वो ज़्यादा हो गए हैं किसकी रिएक्शन में, इन्फेक्शन की रिएक्शन में। इसलिए हम इसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट्स का बढ़ जाना। और यहाँ पे लिफ नोड्स जो है उनका अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए कहते हैं रिएक्टिव लिफ एडिनाइटिस। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस, यहाँ से जो है ना वो एमसीक्यू आ सकते हैं। ये आपने जस्ट और जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए करना है। मेन हमारा आता है न्यूप्लास्टिक। ये बेशक कम होते हैं लेकिन ये ज़्यादा कंसर्निंग प्रॉब्लम होती हैं, इसलिए हम इसको डील करते हैं, डिस्कस करते हैं और इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। इसमें से आपके सिनेरियोस भी इसी के अंदर से ही आते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, क्योंकि आपके जो इसके अंदर दिए हुए हैं लिम्फोइड न्यूप्लाज्म्स और माइलोइड न्यूप्लाज्म्स दिए हुए हैं। फिर दिया हुआ है हिस्टोसिटिक न्यूप्लाज्म्स, ये आपने नहीं करना। ये दो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लिम्फोइड न्यूप्लाज्म्स हैं वो हैं होजकन, नॉन होजकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 के अंदर जो आया था वो आया था होजकन लिम्फोमा। सही है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है माइलोइड न्यूप्लाज्म्स। माइलोइड न्यूप्लाज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिनेरियोस भी अक्सर आ जाते होते हैं। सो आपकी जो मेनली अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ ये दो, लिम्फोइड और माइलोइड, ये हैं इसके अंदर मेन जो आपने करने हैं। इनके सिनेरियोस काफ़ी ट्रिकी होते हैं क्योंकि डायग्नोस नहीं हो पा रहे होते, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात लाजमी होती है जिसे आप इजीली डायग्नोस कर लेते हैं, और इंशाल्लाह मैं इसके सारे डायग्नोसिस भी करवा दूंगी। नेक्स्ट चलते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में जो आपने करना है वो है डीआईसी, ठीक है। ये डीआईसी जो है इसका क्वेश्चन भी आपके जो पास्ट प्रश्न में है वो इसका आया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसिटिक पर्परा, इसको आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है। सो अब हम करते हैं वाइट सेल डिसऑर्डर्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं, और इसकी टोटल स्टार्ट से एंड तक हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि आपको इसकी जो है स्टार्ट से फिजियोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अब होता ये है कि मैंने बताया था कि जितनी भी सेल्स होती हैं जो ब्लड के अंदर होती हैं वो सारे सारे प्रोड्यूस होती हैं बोन सेल्स में। तो बोन सेल्स में कौन सी सेल्स होती हैं, उसे कहते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, या हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी इनको कहते होते हैं। अब मैंने बताया था आपको कि ये दो में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं इसके माइलोइड प्रीकर्सर, दूसरे होते हैं इसके लिम्फोइड। जो माइलोइड होते हैं वो हमने बताया था कि वो आरबीसीज की तरफ जाते हैं। दूसरा वो मेगाकैरियो ब्लास्ट बनाते हैं जो कि प्लेटलेट्स बनाते हैं। और सेकंड मैंने आपको बताया था कि माइलोइड डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, मोनोब्लास्ट, बेजोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये सारे के सारे किस में आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर आते हैं। बना कौन रहा होता है, माइलोइड प्रीकर्सर बना रहा होता है। दूसरे जो हमने कहा था कि स्टेम सेल्स डिवाइड कर सकता है वो है लिम्फोइड प्रीकर्सर, ये डिवाइड करता है टी सेल्स में, बी सेल्स में और एनके सेल्स में। सो अब हैं वाइट ब्लड सेल्स। बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कितना काउंट है, उस काउंट को कहते क्या है। आपकी जो सीबीसी रिपोर्ट आती है उसमें लिखा हुआ था TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स को ही हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। सो ये कितना होता है, आप सबको पता है कि 4 to 11,000 पर माइक्रोलीटर। अगर हम 1 माइक्रोलीटर ब्लड का पार्ट लें तो उसमें 4 to 11,000 जो है वो वाइट ब्लड सेल्स होंगे टोटल। और इसमें कौन कौन से होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, तो ये आपने पहले भी पढ़ के आई हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हल्की से रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको जो है वो अच्छे से इसकी समझ आ जाए। ग्रेनुलोसिटिक होती हैं इसके अंदर, और होते हैं ए ग्रेनुलोसिटिक होते हैं, ऐसे ही पढ़ा था आप लोगों ने। अच्छा, अब जो होते हैं ग्रेनुलोसिटिक, आपने याद किया था नेप से। सो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे न्यूट्रोफिल्स आएंगे, ठीक है, और इसके अलावा इओसिनोफिल्स आएंगे, और क्या था इसके अंदर, बेजोफिल्स हैं। सेकंड था ए ग्रेनुलोसिटिक। ए ग्रेनुलोसिटिक में कौन से आएंगे, हमने पढ़े थे कि इसमें आएंगे लिम्फोसाइट्स और इसके अलावा मोनोसाइट्स। अच्छा जी, अब ये होता है कि ग्रेनुलोसिटिक जो होते हैं हमने क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो सेल होते हैं ये वाला न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेजोफिल्स, इनके अंदर जो होते हैं वो ग्रेन्यूल्स होते हैं। किस तरह के होते हैं, वो इओसिनोफिलिक भी हो सकते हैं, वो बेजोफिलिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो बेजोफिल्स हैं से मेनली कौन से होते हैं, बेजोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। अच्छा जी, अब बात यह है कि कितनी परसेंटेज है इसके अंदर। आपने ये बात याद रखनी है कि न्यूट्रोफिल जो होती है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है वो न्यूट्रोफिल्स की होती है, और वो कितनी होती है, तकरीबन 40 to 75% होती है। अच्छा जी, और ये क्या करती है, आपकी बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, कौन से इन्फेक्शन होते हैं, अक्यूट इन्फेक्शन, उनके नतीजे में पता है कि जब भी एक्यूट इन्फेक्शन होता है बॉडी में आपको हर जगह न्यूट्रोफिल्स मिल रहे होते हैं। सही है, और क्या होता है, मल्टी लोब्ड होता है। उसके अलावा इओसिनोफिल्स की अगर हम बात करें तो मेनली जो इओसिनोफिल्स होते हैं वो किस में होते हैं, वो पैरासिटिक इन्फेक्शन में होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर होते हैं, और ये तकरीबन 1 to 6% होते हैं। और बेजोफिल्स की बात करें तो वो 0 to 2% होता है, और ये भी एलर्जिक रिएक्शन के लिए ही जो है ना वो रिएक्ट करता है। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स, तो ये हमारे मेन जो होते हैं ना बॉडी के इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं और एंटीबॉडीज जो है वो रिलीज करती हैं, और कितनी परसेंटेज होती है इनकी, 15 to 40% जो है वो ये बॉडी का पार्ट बनाते हैं। अगर हम बात करें मोनोसाइट्स की, तो आपको पता है कि ये 2 to 10% होते हैं, और जो है मोनोसाइट्स जो है वो डिवाइड करके क्या बनाता है, मैक्रोफेजेस बनाते हैं। सो ये एज अ मैक्रोफेजेस जो है वो बैक्टीरिया को एक्ट करता है।
अब आपने ये बात याद रखनी है कि लिम्फोसाइट जो है अगर उसका रिएक्टिव हो जाए तो इसका मतलब ये है कि कब होगा, जब वायरल इन्फेक्शन होता है। सही है। सो आपने जो है ना इसकी नॉर्मल एनाटॉमी देख लिया है। अच्छा, आपकी बुक एक जगह लिखा होता है कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट भी एक चीज़ होती है। उसमें क्या होता है कि आपका किसी एक के, अगर हम डिफरेंशियल का मतलब ये है वाइट ब्लड सेल्स में किसी एक के बारे में अगर हमें जानना है कि चलो ल्यूकोसाइट तो काउंट बढ़ गया है, लेकिन उसमें मेनली किसका बढ़ा है। अगर न्यूट्रोफिल्स का बढ़ गया तो हम इसे कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। ठीक है। कम हो जाए तो न्यूट्रोपीनिया और बढ़ जाए तो न्यूट्रोफिलिया कहते हैं इसको। और न्यूट्रोफिलिया अगर होगा तो उसमें डिफरेंशियल काउंट में जो है वो न्यूट्रोफिल्स की काउंट ज़्यादा होगा। ये सिंपल सी बातें हैं, एक जनरल सी। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें कि वाइट ब्लड सेल्स के जो कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपके जहन में कौन से आएंगे। अभी हमने कुछ देर पहले ही क्लासिफिकेशन देखी थी बुक से कि वो होते हैं दो तरह के, एक होते हैं नॉन न्यूप्लास्टिक होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, न्यूप्लास्टिक होते हैं। मीन उनका कोई न्यूप्लेजिया हो जाए, मेलिग्नेंसी, कैंसर वगैरह। अगर हम बात करें नॉन न्यूप्लास्टिक की तो आपकी बुक में जो है ना वो दो लिखे हुए हैं, दो तीन। वो कहती हैं कि अगर सपोज करें जो है ल्यूकोसाइट्स काउंट अगर कम हो जाए तो हम इसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ठीक है। मतलब कोई डिफॉर्मिटी वगैरह हो जाए या अगर प्रोड्यूस ही ना हो तो ल्यूकोपीनिया हो सकता है। सेकंड उन्होंने कहा कि न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया का मतलब ये है कि न्यूट्रोफिल्स जो है वो सिर्फ कम हो गई हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल है, लेकिन न्यूट्रोपीनिया का जो मेन प्रॉब्लम आया है। कंसर्न नहीं है यहाँ पे पढ़ना, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ के आए हैं तो इसमें कुछ भी नहीं पूछते होते। आपका मेनली जो है ना वो डायरेक्ट जो है वो इसी से ही क्वेश्चन आता है। लेकिन एक है यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टिव, आपकी बुक में लिखा हुआ है रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस। सो आपको पता है कि ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब ये है कि ल्यूकोसाइट काउंट ज़्यादा हो जाना। सही है। अच्छा, रिएक्टिव कब होगा, जब कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा। आपको पता है कि बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन इस तरह का होता है, मेनली कौन सा होता है, वायरल का इन्फेक्शन। आपने देखा होगा जब भी वायरल का इन्फेक्शन होता है तो लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसके अलावा जो है लिम्फ नोड्स वगैरह की स्वेलिंग, लिम्फेडेनाइटिस वगैरह भी हो जाता है। सही है। तो इसकी वजह से जो अगर होगा उसमें कहेंगे रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस कहते होते हैं। अच्छा, इसमें रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर एक आपका मेनली लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो होता है ना वो एक स्पेसिफिक टर्म है, मतलब इसके अंदर ल्यूकोसाइटोसिस ही हो रहा होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक कॉज की वजह से, स्पेसिफिक वायरस की वजह से कहते हैं एप्स्टेन बार वायरस। एप्स्टेन बार वायरस में जब इन्फेक्शन होता है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है, तो उन्होंने कहा कि इसमें सोर थ्रोट होता है, इसके अलावा जो है ना फीवर भी होता है, लिम्फोसाइटोसिस भी होता है, और मेनली जो सेल्स बढ़ती हैं इसके अंदर वो CD8 पॉजिटिव जो टी सेल्स होते हैं ना वो इंक्रीज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्योंकि मैंने कहा था कि रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर मेनली जो होते हैं वो नॉर्मल ही होते हैं। नॉर्मली ल्यूकोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो एबनॉर्मल नहीं होते, लेकिन तादाद में ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन की फॉर्म में बनते हैं, इन्फेक्शन की फॉर्म में बनते हैं। लेकिन जो बनते हैं एप्स्टेन बार वायरस के अंदर वो कौन सी होती हैं, वो मेनली जो होते हैं वो थोड़े से एटिपिकल से होते हैं, उनके थोड़े से अलग से फीचर्स होते हैं। एटिपिकल जो है ना वो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम बात करें इसकी फीचर्स की तो बस वो कहते हैं कि ओवल होता है, इंडेंटेड होता है, फोल्डेड न्यूक्लियस होता है और अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, और कुछ फ्यू एजोफिलिक ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब एक दफ़ा इसको ये सेल भी दिखा देती हूँ। एटिपिकल सेल जो इसमें प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल जो आपको पता है कि आप जब भी देखते हैं किसी के अंदर इन्फेक्शन, अगर सेल जो है वो इस तरह का हो, देखिए इस तरह हो, तकरीबन न्यूक्लियस जो है वो कम्प्लीटली फिल किया हुआ कंडेंस्ड न्यूक्लियस हो इसके अंदर, तो हम फ़ौरन से पहचान जाते हैं कि ये जो है लिम्फोसाइट्स इन्फिल्ट्रेशन हुई हुई है। लेकिन क्योंकि जो एप्स्टेन बार वायरस के अंदर क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा एटिपिकल लिम्फोसाइट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि देखें साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ जाता है, थोड़ा सी ओवल हो जाता है, इंडेंटेड हो गया है। ठीक है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा फोल्डेड होता है, पहले वो बिल्कुल इस तरह सर्कल की फॉर्म में था, अब बिल्कुल जो है वो फोल्डेड की फॉर्म में हो जाता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ एजोफिलिक ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, और ये सेल्स होते कौन से, CD8 टी सेल्स मेनली होते हैं। सही है। तो ये इस तरह से आपका थोड़ा सा था, तो मैंने आपको बता दूँ, आपने इसको सिर्फ कर लेना है एक दफ़ा। अच्छा जी, अब अब जो वाइट ब्लड सेल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, मेनली प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है, प्रोलिफरेशन में। मतलब इनकी जो प्रोलिफरेशन हो रही होती है उसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर अगर ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाएंगे, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं कि इसका डिफेक्टिव प्रॉब्लम आ गया है। मैंने बता दिया आपको रिएक्टिव जो है एक ल्यूकोसाइटोसिस था, लेकिन एक और बात याद रखनी है, एक होती है ल्यूकोमॉइड रिएक्शन। ल्यूकोमॉइड रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि होता यही है कि इसमें लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। लेकिन एक होता है कि अभी 4 to 11 सपोज करें कि 1000 है ना नॉर्मल था, ये इंक्रीज़ करके सपोज करें कि 18,000 हो गया, तो हमने सीखा कि रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस हो गया। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है, सडन और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, जैसे हम कहते हैं ल्यूकोमॉइड रिएक्शन, 18 से ही बहुत 30 40 जितना मर्जी कर लें ऊपर। ठीक है। अगर ये हो जाता है हम इसे कहते हैं ल्यूकोमॉइड रिएक्शन। ये मिमिक कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे न्यूप्लेजिया हो गया, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे न्यूप्लेजिया हो गया है वाइट ब्लड सेल्स का। सही है। अच्छा, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं ल्यूकोमॉइड रिएक्शन को किससे।
ये जो आपकी बुक है पैथोमा, पैथोमा की पेज नंबर है 58 में ना आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहीं पे नोट कर लें बेशक, कि जो CML है जिसे हम कहते हैं क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, इंशाल्लाह मैं बताऊंगी आपको, पढ़ाऊंगी समझ आ जाएगी। फिलहाल आप ये समझ लें कि जो ल्यूकोमोइड रिएक्शन होता है, जो कि इसमें मैंने बताया आपको कि कोई न्यू प्लास्टिक सेल्स नहीं होते, ठीक है, न्यूप्लेजिया नहीं होता, लेकिन इसमें जो वाइट ब्लड सेल्स अगर हम बात करें इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सपोज समझ लें कि तकरीबन 40,000 सपोज करें हो गए हैं, ठीक है, 40,000 तक हो गए हैं। जब हम चेक करते हैं इतना ज़्यादा बड़ा होता है तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि मे बी ये मैलिग्नेंट हो, मे बी न्यूप्लेजिया हो। इसलिए हम ल्यूकोमोइड रिएक्शन को जो है डिफरेंशिएट करते हैं किससे, न्यूप्लेजिया से। अच्छा, अब है ल्यूकोमोइड रिएक्शन किस में होता है, अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाए या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा हेमरेज हो जाए, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो बोन मैरो जो है ना वो जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करता है, तो वो इमेच्योर से ही जो है ना वो रिलीज़ करता रहता है, इसलिए ना ल्यूकोमोइड रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है, बिना हर चीज़ की जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे CML से, जो है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया है, जिसमें मेनली क्या होता है, ये भी मेनली जो है प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर ही होता है, मीन बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो रही होती है इसके अंदर, सही है। अच्छा, हम इसको किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, आपकी बुक में लिखे हुए हैं 3 पॉइंट। एक पॉइंट ने कहा है कि लैब स्कोर क्या होता है, स्टेन क्या होता है, इसे हम कहते हैं ग्लूकोसाइड अल्कलाइन फोस्फेटेज होती है। अब जो लैब स्कोर होता है, जो लैब प्रोड्यूस होता है ग्लूकोसाइड अल्कलाइन फोस्फेटेज, वो प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल लिम्फोसाइट्स, ठीक है, नॉर्मल लिम्फोसाइट्स होंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे, अगर वो न्यू प्लास्टिक होंगे या ख़राब होंगे तो वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब ल्यूकोमोइड रिएक्शन के अंदर जो लैब स्कोर वो बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल लिम्फोसाइट्स हैं, जबकि जो इसके अलावा जो CML है, CML में क्योंकि न्यू प्लास्टिक सेल्स होती हैं, इमेच्योर सेल्स होती हैं, एबनॉर्मल सेल्स होती हैं, इसलिए वो जो है लैब प्रोड्यूस नहीं करते, इसकी वजह से उसमें स्कोर कम होता है या फिर हम कहते हैं नेगेटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये MCQs पॉइंट है, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। उसके अलावा जो होता है CML के अंदर बेसोफिल्स जो हैं वो बढ़े हुए होते हैं, जबकि ल्यूकोमोइड रिएक्शन में बेसोफिल्स बड़े नहीं होते, मेनली कौन से बड़े होते हैं, न्यूट्रोफिल्स बड़े होते हैं मेनली, इसलिए कहते हैं कि बेसोफिल्स जो हैं वो CML में बड़े होते हैं, जबकि ल्यूकोमोइड रिएक्शन में वो कम होते हैं। फिर एक लास्ट पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है कि T922 जो है ना वो एक ट्रांसलोकेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 के दरमियान में, ठीक है। अब ये जो ट्रांसलोकेशन होगी जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के अंदर होगी, ल्यूकोमोइड रिएक्शन में ये नहीं होता। एक और पॉइंट आप ये भी ऐड कर लें कि हमें जो एबनॉर्मल इमेच्योर जो लिम्फोसिटिक सेल्स मिल रहे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं किसके अंदर, CML के अंदर। अच्छा, एक और पॉइंट भी आपने ये नोट कर लेना है इसके अंदर कि जो ल्यूकोमोइड रिएक्शन होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं अक्यूट, अगर कोई अक्यूट न्यूप्लेजिया है उसे किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं, लिम्फोब्लास्ट कौन से होते हैं, लिम्फोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कि इमेच्योर होते हैं, जो कि ब्लास्ट सेल्स होते हैं, अभी प्रिकर्सर्स होते हैं लिम्फोसाइट्स के। ये इसके अंदर क्या होता है कि 20% से हमेशा लेस होगा, किसके अंदर, ल्यूकोमोइड रिएक्शन के अंदर, मतलब इतना बेशक जितना मर्जी रिएक्शन हो जाए वो 20% से ज़्यादा नहीं होता। और वैसे नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल हमें बताया कि तकरीबन ये 2% होता है नॉर्मली जो है 2% लिम्फोब्लास्ट जो है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। इसके अंदर 20 से कम होता है, जबकि न्यूप्लेजिया जो अक्यूट किस्म का होता है वो 20 से ज़्यादा होता है उसके अंदर। एक हमने कर लिया प्रोलिफरेशन जो कि ल्यूकोमोइड रिएक्शन था, जो कि मेनली कौन सा था, नॉन न्यू प्लास्टिक था, ठीक है। अब दूसरी हमने कर ली है न्यू प्लास्टिक की। अब न्यू प्लास्टिक की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा है कि ल्यूकीमियाज, ठीक है, और दूसरा उन्होंने कहा है लिम्फोमास कहा हुआ है। अब ल्यूकीमियाज और लिम्फोमास क्या होते हैं, सबसे पहले इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों की समझ आ गई आपको तो आगे आपके लिए हर चीज़ आसान होगी। अगर यहाँ पे आप नहीं समझे तो आप पूरी बुक पे कंफ्यूज ही रहेंगे आगे हर चीज़ पे, ठीक है। अब आपको पता है कि न्यू प्लास्टिक सेल जो हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, आप खुद सोचें। बोन मैरो के अंदर सिंथेसिस हो रही है किसकी, सब के सब जो प्रोजेनेटर सेल्स वगैरह होती हैं वहाँ पे उनकी सिंथेसिस होती हैं और वो डिवाइड करके बनाते हैं, ल्यूकोमोइड सेल्स बनाते हैं या प्रिकर्सर्स बनाते हैं या फिर लिम्फोइड प्रिकर्सर्स बनाते हैं, ऐसा ही है। आप सोच रहे होंगे कि अगर वो ल्यूकोमोइड के सेल्स अगर यहाँ पे आ गए तो हम उसे ल्यूकीमिया कहेंगे, और अगर लिम्फोइड के सेल्स आ गए तो हम उसको लिम्फोमास कहेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो नाम की डिफ्रेंशिएशन है वो अलग है, इसका मतलब अलग है इन दोनों का। अब क्या मतलब है, बोन मैरो के अंदर सिंथेसाइज होंगी सेल्स, ठीक है, प्रोजेनेटर सेल्स कौन सी, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं वो डिवाइड करके डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स के अंदर। अब अगर क्या हुआ कि यहाँ पे कोई प्रोलिफरेशन इस तरह की हो गई है कि प्रोजेनेटर सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है कि उन्होंने अपने जो सेल्स हैं वो किस में डाल दिए हैं, वो ब्लड में डालना शुरू कर दिए हैं ये सेल्स। अब सेल्स जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं,
कौन से न्यूप्लास्टिक सेल्स ज़्यादा हो गए हैं, कौन से, अगर हम बात करें चलो ल्यूकेमॉइड जो प्रिकर्सर होते हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। अब वो इतने ज़्यादा हुए वो बोन मैरो के अंदर उन्होंने ये सपोज करें कि बोन मैरो है, उन्होंने बोन मैरो के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया है। स्पेस होने के बाद ये स्पिल हो गए हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड के अंदर आ गए हैं तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देंगे मज़ीद, क्योंकि जो भी न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ जाके प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर जो ये न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं ये ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएं और ये मूव करना, मतलब ये फ्लो के साथ चलें, ब्लड के फ्लो के साथ मूव करना स्टार्ट कर दें, तो हम इसे कहते हैं ल्यूकीमिया। ये कोई मैस नहीं बनाते, ये सेल्स जो हैं बिल्कुल अलग अलग से हैं और जा रहे हैं ब्लड के थ्रू। अभी ब्लड के थ्रू कहीं पे जाके सपोज करें, अब ये कहीं पे जाके लिम्फ नोड में घुस गए हैं और लिम्फ नोड में जाके उन्होंने वहाँ पे एक, अब ये कि लिम्फ नोड में जाके अगर कोई मैस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, इसे हम कहते हैं लिम्फोमास। बात ये नहीं है कि हम ये कहें कि ये जो होते हैं ये सिर्फ डिफरेंट सेल्स होते हैं, ये डिफरेंट सेल्स होते हैं। मेनली क्या होता है कि अगर कोई डिस्क्रीट मास बन जाए, चाहे वो कोई भी वाइट ब्लड सेल्स हों, किसी तरह के भी अगर हों, वो जाके लिम्फ नोड में अगर कोई अच्छा सा मैस बना दें, उसे हम कहेंगे लिम्फोमास। और अगर वो स्पिल कर दे, यही अगर सपोज करें यहाँ पे जो है ना वो एक मैस बन गया है, ठीक है, कैंसरस मैस बन गया, यही जो क्या करे कि ये स्पिल कर दे अपने सेल्स किसके अंदर, ब्लड के अंदर, फिर हम कहेंगे कि ल्यूकीमिया हो गया है। ल्यूकीमिया का टर्म हम तक कब यूज़ करेंगे, जब या तो वो फ्री होंगे तो हम उसे कहेंगे ल्यूकीमिया, जब वो डिस्क्रीट मैस बनाएंगे तो हम उसे कहेंगे लिम्फोमास। ये आपने क्लियर कंसेप्ट कर लेना है। अगर बुक में कहीं पे भी वो ल्यूकीमिया का जिक्र करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं वो कहाँ पे हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर आ गए हैं और फ्रीली मूव कर रहे हैं। और अगर वो डिस्क्रीट मैस बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि लिम्फोमा है। अगर सपोज करें एक आपका ट्यूमर है जिसे हम कहते हैं ALL, ठीक है, न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर है। ALL का मतलब होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, लेकिन इसी को ही हम एक साथ कह देते हैं लिम्फोब्लास्टिक एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा भी कह देते हैं, ठीक है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो गया, इसी को हम लिम्फोमा भी कह सकते हैं। क्यों, अगर ये डिस्क्रीट मैस बनाएगा, ठीक है, किसी लिम्फ नोड के अंदर जाके, तो ये हो जाएगा लिम्फोमा। तो लिम्फोमा बनाने की एबिलिटी होती है इसकी। अगर ये ब्लड के अंदर जो हो, अगर सेल्स न्यूप्लास्टिक सेल्स, हम कहेंगे ल्यूकीमिया। आपको डिफरेंशिएटिंग अच्छे से होगी इस दोनों की।